आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक वेद राही साहब। और वेद राही साहब से बातचीत की है हमारे इस प्रोग्राम में निम्मी मिश्रा ने। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि गुले गुलजार आती है बहार तेरे आने से, तो कई हमारी जो शख्सियतें हैं उनके आने से हमारे स्टूडियोज में और आपके कानों पर बहारों का मौसम छा जाता है। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत ही मशहूर नाम है। आप बहुत बड़ी हस्ती हैं। वेद राही साहब हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और नमस्कार। श्रोताओं की तरफ से पहले ही शुक्रिया कि आपने वक्त हमें दिया। कुछ अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को सुनने को मिलेंगी। शुक्रिया। एक ज़माना था कि हम बहुत सारे सीरियल्स देखा करते थे दूरदर्शन पे, और हर फिल्म में बहुत सारी वेद राही का नाम जो था वो सबकी ज़बान पे था। तो आजकल आप ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं कि जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है? ये जबकि आप बात कर रही हैं तो तब मेरे ख्याल है दूरदर्शन के अलावा दूसरे चैनल थे ही नहीं। बाद में जी और ये सारे वगैरह चैनल आए हैं, तो उस वक्त दूरदर्शन पर ही मैंने काफ़ी सीरियल बनाए। गुल गुलशन, गुलफाम, कथा सागर, जिंदगी और बहुत सारे सीरियल। अब मैं ज़्यादा वक्त मेरा जो है वो बुक्स लिखने में जाता है, या कभी फिल्म भी लिखता हूँ। अभी एक फिल्म लिखी है, साउथ इंडिया बेंगलोर के प्रोड्यूसर थे, उनके लिए फिल्म लिखी है मैंने। लेकिन ज़्यादा वक्त अभी मैं नावल और पोइट्री और इसके लिए देता हूँ। कुछ लेख भी लिखता हूँ अपने। जी हाँ। अभी मैंने मेरा एक उपन्यास छप कर आया है, जिसमें मैंने कश्मीरी भाषा की जो प्रथम पोइटस थी, कवित्री थी, लाल दद, तो उनकी जीवन और उनकी पोइट्री पर मैंने बहुत रिसर्च शोध करने के बाद उन पर एक उपन्यास लिखा है। तो वो हिंदी में भी आया है, अब मैंने उसे उर्दू में भी किया है। तो आजकल उसी में थोड़ा वक्त जा रहा है मेरा। साहित्यिक जो लेखन होता है वो तो अपने आप में भरपूर है, और आपने इतनी फिल्में भी लिखी, तो उन दोनों लेखन में आपको क्या फ़र्क लगा? मैं पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से यहाँ मुंबई में आया था, तो ये सोच कर आया था कि मैं यहाँ इंडिपेंडेंटली सिर्फ लेखन का ही काम करूँगा। पर यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ लेखन से शायद रोजी रोटी का नहीं हो सकेगा। तो फिर मेरी तवज्जो जो है मैंने फिल्मों की तरफ करना शुरू की। तो फिल्मों में मुझे ऐसा लगा कि ये भी बहुत अच्छा मीडिया है। जैसे हम साहित्य में उपन्यास लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, लेख लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो ये भी एक अपने में बहुत आर्टिस्टिक मीडिया है ये फिल्म का। तो मैंने उसे बहुत रेगुलरली उसे ज्वाइन किया। मैं श्री रामानंद सागर थे, उनके साथ लेखक के तौर पर, मैंने उनके सहायक के तौर पर ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि ज़रा अब ज़िंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चलेगी। तो लेकिन उनके साथ काम करते करते मुझे लगा कि वास्तव में फिल्म लेखन तो होता ही है, वो तो लिखा ही जाता है, पेपर्स पर ही लिखा जाता है। लेकिन फिल्म जो बनाई जाती है सिलोलाइट पर, वो डायरेक्टर ही बनाता है। तो फिर मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट होने लगा, दिलचस्पी पैदा हुई मेरी, और मैंने बहुत बाकायदगी से उस तरफ ध्यान दिया। और काफ़ी फिल्में लिखने के बाद मैंने फिल्में डायरेक्ट भी करना शुरू की।
नहीं, मैं ये जानना चाहती थी कि फिल्म लेखन, जैसा कि आपने कहा कि कैमरे की अपनी एक भाषा होती है जी। और उस हिसाब से कहानी उभर के आती है। तो आपने जब फिल्म में लेखन शुरू किया तो साहित्य से उसको किस तरह अलग पाया, उसमें क्या आपको ज्यादा करना पड़ा? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी मुझसे। वास्तव में पहले मैं यही समझता था कि अच्छा स्क्रिप्ट अगर आपने लिख लिया है तो इसका मतलब है आप एक बहुत अच्छी फिल्म उस पर बना सकते हैं। बहुत हद तक ये बात ठीक भी है कि अच्छी फिल्म के लिए अच्छा स्क्रिप्ट भी चाहिए, लेकिन जब आप उसे पर्दे पर उतारते हैं, कैमरे की भाषा से उसे चित्रित करते हैं, तो फिर वो फिल्म 100% वो नहीं रहती जो कागज पे लिखी गई है। वास्तव में कैमरे की जो भाषा होती है वो शब्दों की भाषा से अलग होती है। और ये मुझे भी अपनी जिंदगी में बहुत समय लिया मैंने इस बात को समझने में, क्योंकि जब आज से बहुत साल पहले ये हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि हम रेगुलर शिक्षा ग्रहण करें फिल्म बनाने की। आज तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, हर क्षेत्र में इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिखाते हैं। जी हाँ, तकनीक उसकी आज क्या तो है? सीखी जा सकती है, तब उस वक्त नहीं थी। ये तो अपने अनुभव से ही ग्रहण करना था मुझे, और मैंने किया। बाद में मुझे बहुत ही समय तो लगा, जैसे सबको लगता है, लेकिन ये एक बिल्कुल ठीक बात है कि दोनों माध्यम जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। हम शब्दों में जो कुछ भी होता है वो पढ़ने वाले को अपनी कल्पना से उसे साकार करना होता है, लेकिन फिल्म में जो कल्पना शक्ति जो होती है वो तो फिल्म में जो भी लिखा जाता है वो सामने होता है। आपने एक लिखा कि ये व्यक्ति जो है ये दरिया के किनारे सैर कर रहा है, तो पढ़ने वाला समझेगा कि एक अपने दिमाग में समझेगा ये एक दरिया है, दरिया के किनारे ये व्यक्ति है, वो घूम रहा, लेकिन फिल्म में तो आपको सामने दिखाई दे रहा है। मतलब कल्पना का जो संसार एक पढ़ने के बाद रचा जाता है, उसमें हम अपने मन के हिसाब से स्थितियां बना लेते हैं कि बहुत सुंदर दरिया है, वहाँ पेड़ है, और जो हमें अच्छा लगता है वो सब हम उसमें लेकिन फिल्म में आपको सामने दिख रहा है, तो फिर आर्ट कहाँ है? ये बहुत, मैं समझता हूँ फिल्म का आर्ट बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत मुश्किल आर्ट है, क्योंकि जो सामने नजर आ रहा है शब्दों के पीछे, यानी पेपर पर लिखे हुए शब्दों के पीछे जो मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो क्या है, पहले तो उसको समझना जरूरी है। फिर सवाल ये है कि आपने जो मैसेज समझ लिया है उसे आप उतारेंगे कैसे? शब्दों में तो ठीक है, शब्दों में तो पाठक की कल्पना शक्ति अपनी होती है वो सारा, लेकिन ये जो सामने दिख रहा है इसमें आर्ट कैसे पैदा करेंगे आप? कैमरा कहाँ रखा है आपने, उस वक्त कौन सा समय है, वो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और कलर्स जो आप यूज करते हैं वो कैसे कलर यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है वो आपने कैमरा कहाँ रखा है, इससे बहुत आपने कैरेक्टर से दूर रखा है या पास रखा है, या उस कैरेक्टर ने कपड़े कौन से पहने हुए हैं जो उसके मूड को प्रतिबिंबित करते हैं, उसका मेकअप कैसा है, वो तो बारीकी। ये इतनी बारीकियां हैं और ये इतना कुछ फिल्म में देखना पड़ता है। मतलब जितनी भी कलाएं हैं, चित्रकला, आपके आंखों से जो गुजरती हैं चीजें, वो कला भी है उसमें, दिल के भाव वो भी प्रकट होने चाहिए। लेकिन और फिर साउंड का इफेक्ट जो होता है, ध्वनि, प्रकाश। आप एक व्यक्ति जो मैंने कहा कि दरिया पे खड़ा है, तो सवाल यह है कि उसके पीछे म्यूजिक भी आ रहा है, वो कैसा म्यूजिक आ रहा है, वो म्यूजिक जो है क्या अपनी तरफ से उसमें ऐड कर रहा है, ठीक कर रहा है ऐड, या मूड के अनुसार ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये एक अलग ही चीज है। ये साहित्य से फिल्म की कला जो है ये बिल्कुल अलग है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल कला है, इसमें मुश्किल से आती है। तो आपकी पसंद का कोई गाना अभी आपको याद आ रहा हो, अपनी किसी फिल्म का या पुरानी किसी फिल्म का? मुझे अभी थोड़े वर्ष पहले की फिल्म जो थी ताल फिल्म के गीत बहुत अच्छे लगे थे। सब गाने बहुत अच्छे। हाँ, उसमें एक गीत मेरा बड़ा फेवरेट गीत है कि ताल से ताल मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो उसमें पहाड़ों का वो था, और फिर आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा उसे किया था। तो मेरा फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है वो। आनंद बख्शी जी ने बहुत अच्छे बोल लिखे हुए हैं,
और रहमान रहमान साहब साहब की ने तो उसका म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। जब भी ये कहीं देखता हूँ सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे जिंदड़ी बेहाल है सुर है ना ताल है आजा सावरिया आ ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया ऐसी लगी झड़ी सोचूं मैं ये खड़ी कुछ मैंने खो दिया क्यों मैंने खो दिया चुप क्यों है बोल तू संग मेरे डोल तू मेरी चाल से जाल मिला ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला माना अनजान है तू मेरे वास्ते माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते माना अनजान है तू मेरे वास्ते माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है इस हाल से हाल मिला ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे जिंदड़ी बेहाल है सुर है ना ताल है आजा सावरिया ताल से ताल मिला ताल से ताल मिला अच्छा, गाना सुनते मैं ये सोच रही थी कि सृजन के लिए एक अलग दृष्टिकोण होता है जब कोई रचना रची जाती है और रचनाकार बंधन मुक्त होता है, जो चाहे वो लिख सकता है, पर एक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हमेशा रहता है। ये आप राइटर की बात कर रहे हैं या फिल्म मेकर की बात? दोनों में जिम्मेदारी होती है। आपको छूट नहीं, ज्यादा कहाँ मिलती है? क्या है निम्मी जी, बात ये है जितनी छूट साहित्य में होती है इतनी छूट हमें फिल्मों में नहीं मिलती है, क्योंकि जब हम कोई साहित्य रचते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। वैसे हमें खर्चे की ज़रूरत तो रहती है, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। कागज़ होता है, पेन होता है, हम लिखते हैं, मर्जी से काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
लेकिन जो फिल्म होती है वो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मीडिया है, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है फिल्म लिखने के वक्त, फिल्म बनाने के वक्त, फिल्म सोचने के वक्त, फिल्म एडिट करने के वक्त, ये बहुत ज़रूरी होता है ये सोचना कि लोगों को ये पसंद आएगी कि नहीं आएगी। हमें फिल्म की मेकिंग के दौरान ही हमें ये सोचना पड़ता है कि कौन सी ऑडियंस के लिए हम फिल्म बना रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। अगर हम कोई ऐसी पिक्चर है जो भारत के बाहर ही सिर्फ रिलीज करनी है तो हम कुछ और नज़रिए से वो करेंगे, और अगर हमें ये है कि नहीं हमारी ऑडियंस जो है ये सिर्फ भारतीय ऑडियंस है और वो भी कुछ अलग तबका, अलग वर्ग, ये मल्टीप्लेक्सेस की ऑडियंस है या सिंगल थिएटर की ऑडियंस है, अभी तो आज तो ये भी सोचा ये जाता भी है। सोचना पड़ता तो फिल्म के बनाते वक्त सबसे पहली बात तो ये सोचनी होती है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, और ऑडियंस को सामने रखकर भी फिल्म की रचना भी की जाती है, उसे बनाया भी जाता है, उसे रिलीज भी की जाती है। अगर पैसे वापस नहीं आएंगे तो करोड़ों का घाटा कोई एक बार उठा सकेगा, दूसरी बार शायद उठाने के काबिल ही नहीं रहे हो। मतलब जो साहित्य जो रचा जाता है और फिल्म में जो लिखा जाता है उसमें से मुश्किल आपको कहाँ ज्यादा लगती है? नहीं, मुश्किल तो दुनिया का हर काम है कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो मुश्किल नहीं है। अगर आप सिंसियरिटी से, बड़ी गंभीरता से, अगर आप बड़ी ऑनेस्टी से कोई भी काम करना चाहती हैं तो उसमें वक्त तो लगेगा ही, आपकी मेहनत भी लगेगी। लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछें कि साहित्य भी अच्छा, आपकी अगर नीयत है कि आप अच्छा लिखें तो उसे लिखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और फिल्म बनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा स्ट्रेस तो यही होता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और आपकी फिल्म जो आप बना रहे हैं वो रिलीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कैसे रिलीज़ हो पाएगी, उसमें आर्टिस्ट कौन से काम करते हैं, वो आर्टिस्ट जो हैं वो वही कर रहे हैं कि नहीं जो सोचकर आपने वो सीन लिखा है, ऐसा तो नहीं कि, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं है। एक बात आपसे कहता हूँ, मैं अपने अनुभव की बात बोलता हूँ मैं आपसे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साहित्य जो है वो हजारों साल से लिखा जा रहा है, और फिल्म जो है अभी कोई 100 कुछ साल हुए हैं इस माध्यम को आविष्कार हुए। तो मैंने जब भी बड़ी सिंसियरिटी से काम किया है, चाहे फिल्में बनाई हैं, फिल्में लिखी हैं, या टीवी को भी फिल्म का ही माध्यम समझता हूँ, या कोई सीरियल बनाए हैं, तो मुझे हमेशा एक बात का एहसास हुआ है कि अभी शायद फिल्म इस माध्यम की, ये दृश्य माध्यम जो है, इसकी प्रोबेबिलिटीज, संभावनाएं जो हैं इसकी पूरी तरह हम इसे बाहर नहीं निकाल पाए हैं। जैसे अभी 20 बरस पहले तक तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये टीवी का माध्यम इतना पॉपुलर हो जाएगा, किसी को पता नहीं था। को भी पता तो ये जो 20 बरस से हमने इतनी तरक्की कर ली है टीवी के माध्यम में, तो पता नहीं, आप बोल नहीं सकते कि अगले 20 सालों में क्या होगा, क्या हो जाएगा। और तरक्की बहुत जल्दी जल्दी हो रही, और तरक्की जल्दी जल्दी हो रही है, बदलाव जल्दी जल्दी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी, फिल्म माध्यम की पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज, अनदेखी हुई चीजें जो हैं आगे आने वाली, वो शायद हमें पूरी तरह अभी बाहर आई नहीं है। अभी हमने इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, ऐसा मेरा अनुभव है ये। तो अभी ये जो सब नई तकनीक का विकास हो रहा है और आपने जब फिल्म बनाई तो आपकी क्या अनुभव रहे, और अभी उस कहानी को लेकर आपको कभी ऐसा लगता है कि आज के दौर में अगर वो बनाई जाए तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं? मैं अभी कोई फिल्म तो नहीं बना रहा, लेकिन लिख रहा हूँ मैं, और मुझे आज के जो ट्रेंड्स हैं वो सामने रखना पड़ते हैं, तो मैंने भी रखे हैं वो सामने। मेरे ख्याल में ये जो चेंजेस आई हैं ये बहुत अच्छी चेंजेस आई हैं, लेकिन ख़तरा सिर्फ एक ही सामने दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है कि हमने टेक्निकली इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट अचीवमेंट कर ली है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये टेक्निक जो है हमारे
जो कंटेंट है जी हाँ। उसको उस पर हावी हो जाए। तो हमें जो सबसे ज्यादा जिस बात का ध्यान रखना है वो ये ही है कि इतनी अच्छी टेक्निक हमारे हाथ में आ गई है, जो आया है हाथ में, जो टेक्निक में इतनी तरक्की हुई है, अचीव हमने किया है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इस टेक्निक को यूज करें, जो हमारे हाथ में कंटेंट है उसको और भी बाहर निकालने के लिए यूज करें। ऐसा नहीं हो कि वो उसके ऊपर ही छा जाए। हाँ, खासकर आजकल के जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कंटेंट कम है और उस पर तकनीक टेक्निक ज्यादा ज्यादा भारी उसमें, पड़ रही है। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि ये टेक्निक जो हमें मिली है आज नए वक्त में, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके वो जो थीम होता है, जो अंदर की बात होती है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो कंटेंट होता है, उसको बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, जब आप कोई कहानी लिखते हैं, अभी तक कितनी सारी कहानियां, उपन्यास, मैं ये जानना चाहती हूँ श्रोताओं की तरफ, जब कुछ लिखते हैं तो सामने क्या ये भी रहता है कि इसके आगे ये कहानी फिल्म की होगी, या आप उन्मुक्त रूप से कहानी लिखते हैं, बाद में आपको ऐसा लगता है कि इस पे फिल्म बने तो कितना अच्छा? देखिए, मेरी एक कहानी थी दरार, तो वो हिंदी में मैंने लिखी थी और मुझे अभी तक याद है, साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी, बहुत पॉपुलर हुई थी वो मैंने कहानी। पढ़ी थी। हाँ, अच्छा। जी। तो बहुत लोगों ने मुझे लेटर्स लिखे, एडिटर को भी लिखे कि ये कहानी बड़ी अच्छी है, तो मुझे उस पर बड़ा फेथ हो गया। तो जब मुझे पहला चांस मिला फिल्म बनाने का, तो मैंने वही कहानी बनाई। वो मैंने वार की बैकग्राउंड में लिखी हाँ। थी। वो वार थी 72 की वार थी वो, जी हाँ। भारत और पाकिस्तान की वार जो थी। तो वो मेरा अपना ही इलाका था। जब मैं अपने ही जम्मू शहर में गया तो वहाँ मैंने कोई एक इंसिडेंट देखा और फिर मैंने उसकी कहानी लिखी, तो शॉर्ट स्टोरी लिखी जो बहुत पॉपुलर हुई। जब मुझे फिल्म बनाने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये मैं इसी कहानी को पर फिल्म बनाऊं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके, बहुत कोशिश करके उस कहानी पे मैंने अपनी वो फिल्म बनाई। उसका नाम भी दरार ही रखा जी। लेकिन आज इतने सालों के बाद मुझे ये महसूस होता है, अगर मैं उस कहानी में कुछ परिवर्तन करता तो वो शायद ज़्यादा अच्छी फिल्म बनती। ये मैं आपकी बात का, आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। दरअसल उस कहानी की लोकप्रियता ने मुझे थोड़ा लालच दिया जी। कि अगर मैं उस पर कहानी फिल्म बनाऊंगा तो बहुत अच्छी फिल्म बन जाएगी। तो जब मैंने फिल्म तो बना ली, मेरे कुछ मित्रों ने ये कहा कि इसका एंड जो है, इसका जो अंत है, ये साहित्यिक तो बहुत अच्छा है लेकिन फिल्म के लिए कुछ कमी रह जाती है इसमें। मेरे साथ बहुत सारे मित्रों ने कहा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो अब आज मुझे फील होता है कि मैं शायद अपने ही उस कहानी की, साहित्यिक कहानी की लोकप्रियता ने मुझे थोड़ा मिसगाइड किया, हाँ, वही गुमराह मैं जानना किया। चाहती थी। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वास्तव में मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि नहीं, साहित्य और फिल्म में अंतर है। दरअसल जब आप घर में बैठ के एक किताब पढ़ते हैं तो उसे एक और दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, और जब आप पैसे खर्च करते हैं, एक हॉल में जाते हैं, उस हॉल में 100 आदमी और भी बैठा हुआ है, 200 आदमी और भी बैठा हुआ है, वहाँ बैठ के अंधेरे में वो पिक्चर देखते हैं और वो उसका नाटक चल रहा है उधर, तो शायद कुछ दृष्टिकोण दर्शकों का बदला हुआ होता। तो आपको, और वो घर से ही ये कुछ सोच के आते हैं कि हमें कुछ ऐसा देखना है, क्योंकि आपने पब्लिसिटी की होती है, उसकी प्रचार किया होता है, तो वो अपने इमेज में कुछ सोच कर आते हैं कि नहीं, हमको कुछ ऐसा देखना है। तो नहीं, दोनों की टेक्निक में फर्क है। और कई बार ऐसा होता है, मुझे याद आया कि आपने वास्तव में प्रश्न क्या किया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा विचार आता है, कुछ ऐसा आइडिया आता है कि उस पर सिर्फ शॉर्ट स्टोरी ही लिखी जा सकती है। लेकिन कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देख लेते हैं कि लगता है नहीं, इस पे अगर फिल्म की कहानी बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा आइडिया सामने नज़र आता है
कि मैं सोचता हूँ नहीं यार, ये तो कहानी के लिए भी ठीक नहीं है, ये फिल्म के लिए भी ठीक नहीं है, इस पे तो उपन्यास ही लिखना चाहिए। तो वो उपन्यास है, कई बार ऐसा आइडिया होता है, छोटा सा होता है, सोचते हैं चलो यार ऐसा तो कोई कविता ही लिख लो। ऐसा वही मैं जानना चाहती थी कि फिल्म की कहानी लिखते हैं तो उस वक्त दृष्टिकोण अलग होता है और वो अलग रखना ही चाहिए, तभी सफलता। वो क्या होता है, आपको गाइड करता है, वो जो सामने आपने आइडिया, जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट देखा है, वही आपको इशारा करता है कि आपको क्या कहानी लिखनी चाहिए, उपन्यास लिखना चाहिए कि इस पर फिल्म लिखनी चाहिए। जी हाँ। और आपने कहा कि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि गीत लिखने का दिल करता है तो आपका कोई गीत या कोई भी गाना अभी उसके बाद आपको याद आ रहा हो जो हम अपने श्रोता। मैंने एक फिल्म लिखी थी, आप आए बाहर आए जी, उसमें एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता है। हाँ, फिल्म भी अच्छी थी और ये गाना लोगों ने बहुत पसंद किया, अभी भी लोग सुनते हैं। सुनाइए फिर भाई। बिल्कुल, हम भी सुनते हैं। दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। मोहब्बत का सहारा मिल
मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मिली है चांदनी जिनको, ये उनकी अपनी किस्मत है। मुझे अपने मुक़द्दर से, मुझे अपने मुक़द्दर से फ़क़त इतनी शिकायत है। मुझे टूटा हुआ कोई सितारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पिटारा में आज के मेहमान। आप जानते हैं ना हमारे मेहमान कौन हैं? सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक वेद राही साहब। इनसे बातचीत जारी है निम्मे मिश्रा की। सुनिए प्रोग्राम का बाकी हिस्सा। वेद राही साहब, आपकी इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं और उनके गाने इतने अच्छे अच्छे हैं, तो आपके अनुभव उन फिल्मों के बारे में क्या है? मैं बहुत सारे जानना चाहती हूँ। पहले जो आपकी प्रेम पर्वत फिल्म है उसकी बात करें तो। प्रेम पर्वत फिल्म का संगीत जो था जी। वो जयदेव जी ने जी दिया हाँ। था, और उसमें एक गीत था जो आज भी लोगों को बहुत याद है। मेरा भी फेवरेट गीतों में से एक है वो, ये दिल और ये उनकी दिल और उनकी निगाहों के साए। इसे जानिसार अख्तर साहब ने लिखा था, जी। और मुझे याद है जब उन्होंने धुन बनाई जयदेव जी ने, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था। तो जब धुन, हम दोनों ने मिलके ये फैसला किया कि इस धुन को हम फाइनल करते हैं। जी। फिर बात आई कि इसको किससे लिखवाया जाए। तो जैसे ही हमारे बीच में ये बात आई कि इसको किससे लिखवाया जाए, तो उसी वक्त दरवाज़ा खुला और जानिसार अख्तर साहब वहाँ तशरीफ़ ले आए। तो मैंने कहा ये आ ही गए हैं तो अब इन्हीं से लिखवा लीजिए। और जैसे ही उनको धुन सुनाई, उन्होंने उसी वक्त उसका मुखड़ा लिख दिया कि ये दिल और उनकी निगाहों की साए। अच्छा, और इसकी धुन इतनी प्यारी धुन है, और जब ये गाना आया था मुझे वो वक्त याद आ रहा है। एक अलग सी गूंज, एक पूरा जैसा माहौल क्रिएट कर देता है ये गाना अपने ये आप में। बहुत ही अच्छा गाना है, पहाड़ी धुन भी है इसमें। और इस गीत में इतने थोड़े साज यूज किए गए हैं। घड़ा है, बांसुरी है, विशेषकर संतूर है, जी हाँ। और एक दो साज हैं बस, लेकिन वो इतना अच्छा गीत है। वो अपना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है, और उस वक्त इतना पॉपुलर भी हुआ था। और आज भी लोग उतने ही प्यार से सुनते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा गाना, और वो मतलब अनोखा गाना जिसको कहना चाहिए। हाँ, ये सुना दीजिए आप हमें। बिल्कुल, गाना सुनते हैं ये।
निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। ला 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 ला। ला ला ला। अच्छा, अब हम बात करते हैं पवित्र पापी।
जी हाँ। कितने वर्ष पुरानी वो फिल्म है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म देखने के आज भी लोग उसे देखते बहुत हैं। शौकीन है। हाँ। तो पवित्र पापी की जो मेकिंग है, आपने जब कहानी लिखी और उसको नहीं, मैंने क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये सुनना कि वास्तव में पवित्र पापी की कहानी जो है ये पंजाबी के बहुत बड़े लेखक हैं नानक सिंह। ये उन्होंने, उनका एक उपन्यास था जिस पे इस कहानी को बेस किया गया। मैंने वो किताब पढ़ी, फिर उसे अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया साहब थे, और मुझे अभी तक याद है तब बलराज साहनी जी भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे इस फिल्म में। कई मीटिंगें बलराज जी के घर में हुई और फिर ये डिस्कस हुआ कि कौन से सीन इसमें से लेंगे, कौन से छोड़े जाएंगे और कैसे कैसे होगा। फिर ये डिसाइड हुआ कि उसी वक्त उन्हीं दिनों बलराज जी का बेटा परीक्षित उन्हीं दिनों रशिया से एक्टिंग सीख के आया था, तो ये फैसला किया गया कि ये जो हीरो का रोल है वो परीक्षित ही करेगा। तो उसके सामने तो उस वक्त अपना तनुजा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस, उन्होंने इन सब ने बहुत अच्छा काम किया, और हम सब ने मिलकर इसकी कहानी को, वो जो उपन्यास था वहाँ से हमने सब ने मिलजुल कर ये फैसला किया कि ये सीन होंगे। इवन परीक्षित जी ने इसमें बहुत पार्टिसिपेशन किया कि ये सीन रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, और बाद में मैंने उसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे। और फिर उनका संगीत था प्रेम धवन जी का, उन्हीं के गीत थे, और उन्हीं के गीत तो वो बहुत लिखते थे जी। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो दरअसल डांस के भी मास्टर थे, बहुत अच्छे, और संगीत भी बहुत अच्छा जानते थे। उन्होंने बहुत अच्छा उसका वो संगीत दिया। मुझे याद है एक बार मनोज जी मुझे मिले, मनोज कुमार जी, कहने यार कितना अच्छा संगीत दिया प्रेम धवन जी ने। तो उन्होंने पंजाबी फोक ट्यून्स ली उसमें, खासकर उसमें एक जो गीत था अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे, जो उसका थीम सॉन्ग बनाया गया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी वो मुझे अच्छा लगता है, अगर आप सुना सकें तो। जी हाँ, बिल्कुल वो गाना सुनाएंगे, पर उसके और गानों की भी बात करें कि जैसे कि प्रेम धवन साहब ने बिल्कुल पंजाबी फोक को उसमें ले दे सैया ओढ़नी, सड़ा सड़क दिल करे धक धक, मतलब पवित्र पापी जो अपने आप में पूरी फिल्म थी, वो इतनी खूबसूरत और इतनी दिल को छू लेने वाली थी कि उसको आज भी, जिसने पहले कई बार देखी है, वो भी आज देख के भी उतना ही उसको... नहीं, वो उसका कारण यही था कि वो उपन्यासकार ने उसको इतने अच्छे ढंग से लिखा था कि वो आज भी पंजाबी का सबसे मशहूर उपन्यासों में वो गिना जाता है, और लोग आज भी उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। इसीलिए उसका हमने ज्यादा उसमें गड़बड़ नहीं करने की, मतलब छेड़छाड़ कहानी से ज्यादा कहानी से करने की नहीं की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे, और उसका थीम इतना जेंटल था, इतना पॉजिटिव था। और फिर बलराज साहनी जी ने और परीक्षित जी ने इतना अच्छा काम किया, डायरेक्टर का काम इतना अच्छा था कि मुझे याद है मुझे एक अवार्ड भी मिला था इस पर, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दिया था, स्क्रीन प्ले लिखने के लिए इसका दिया था। बहुत बहुत बढ़िया फिल्म थी। चलिए, आपको उसका थीम सॉन्ग बहुत याद आ रहा है इस वक्त, वो हम लोग सुनते हैं, और मुझे लगता है कि श्रोताओं को इस गाने को सुन के पूरी फिल्म आंखों के सामने आ जाएगी। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। ओ ठंडी आहें न भर प्यार ना, भर प्यार ना, भर प्यार भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो।
कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा। ओ कांटों का दुख, ओ कांटों का दुख झेलने वाले फूलों पे भी हक है तेरा। सुख दे चाहे दुख दे दाता, सुख दे चाहे दुख दे दाता, हंस के झोली भर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। जो तेरे दिल में खोट नहीं तो अपने किए पे क्यों पछताना। बांट ले दर्द किसी का जग में और यहाँ से क्या ले जाना। जब तक साफ है दिल का शीशा, जब तक साफ है दिल का शीशा, दुनिया से ना डर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई। अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला हो। अच्छा, आपने कहानी लिखी फिल्मों में, स्क्रीन प्ले लिखा, गीत लिखने का भी आप शौक रखते हैं? नहीं, मैंने गीत नहीं लिखे फिल्मों में। पर वैसे तो गीत में भी आपका शौक तो है, दखल तो है। नहीं, मैं वो अपनी मातृभाषा में थोड़ी सी कविता जरूर करता हूँ, लेकिन मुझे गीत, मैंने इतने साल फिल्मों में गुजारे, लेकिन मुझे कभी इंस्पायर नहीं हुआ मैं कि मैं फिल्मों के लिए गीत लिखूं। आज भी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है लिखने का। नहीं, पर सबसे ज्यादा आपको आनंद काहे में आता है? गीत लिखने में, कहानी लिखने, मतलब अपनी मातृभाषा में जैसे आप कह रहे हैं, तो सब डायरेक्शन में, और आपने तो प्रोड्यूस भी की है फिल्म, तो सबसे ज्यादा जिसमें आपको सुकून मिलता है, दिल बिल्कुल करीब है जो काम, वो कौन सा है? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो बड़ी आसानी से हो जाए, सब मुश्किल है। हाँ, अभी आप मुझसे बातचीत कर रही हैं, मैं आपसे बातचीत, ये भी कोई इतना आसान नहीं होता है। वो जो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी इतना, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो बड़ी आसानी से हो जाए। तो जिस काम में मैं समझता हूँ वो कहानी लिखना हो, डायलॉग लिखना हो, स्क्रीन प्ले लिखना हो, फिल्म बनानी हो, जहाँ आप मेहनत करेंगे वही काम आपको बहुत सुकून देगा, शांति देगा, वो खुशी देगा एक। अगर आप मेहनत करके कोई भी काम करेंगे, छोटे से छोटा काम भी हो, पर मेहनत की दिशा भी तो सही होनी चाहिए। वो तो है, वो तो दिशा तो, वो तो अगर गलत होगी, अगर किसी कहाँ की दिशा ही गलत होगी तो फिर आपको सुकून कैसे मिलेगा? नहीं, पर आपने तो इतनी सारी आप काम कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा आनंद आपको कहाँ? मुझे सबसे ज्यादा आनंद तभी मिला जब मैंने किसी काम को बहुत गंभीरता से और बड़ी पूरी मेहनत से किया। उसका फल मुझे मिला कि नहीं मिला, ये अलग बात है। अभी अभी मैंने जो उपन्यास लिखा कश्मीरी पोएट्स के बारे में, तो उसकी लाइफ में जो एक वो था, मुझे उसके दर्शन को की व्याख्या करने में जो मैंने जितना डूब सकता था वो डूबा और उसकी जो व्याख्या की, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ व्याख्या करने में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस काम में आप पूरी तरह डूब जाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, वो काम आपको बहुत, मैंने चाहे कई बार मुझे डायलॉग लिखने में अच्छा लगा, कई बार कहानी सोचने में अच्छा लगा, कई बार किसी फिल्म का या किसी सीरियल, किसी एपिसोड के शॉट लेने का मुझे बहुत मज़ा आया। तो जब मैंने ऑनेस्टी से काम किया, गंभीरता से काम किया, मेहनत से काम किया, तभी मुझे मज़ा आया। अच्छा, तो जो आपकी एक फिल्म जो आपने प्रोड्यूस भी की थी, काली घटा, हाँ। उसका कोई खास वाकया कुछ इस वक्त याद आ रहा हो? वो क्या है कि वो बाई चांस वो फिल्म की तो फिल्म ही याद रहती है मुझे,
इतनी याद कि वो जब मैंने फिल्म शुरू की तो हमारे कंट्री में हमारे देश में इमरजेंसी लग गई थी, तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई। उस हालात देश के ऐसे थे, फिल्म बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई मुझे उस वक्त। सारा धंधे बंद हो गए, ये सारा हो गया। तो मुझे ऐसा लगा तब कि वो फिल्म मुझे बजाय 1 साल के मुकम्मल करने के, वो मुझे कोई 5 साल लगे मुकम्मल करने में। उसमें बड़ी अच्छी स्टार कास्ट थी, शशि कपूर थे, रेखा थे, डैनी थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक बहुत था। ही उसका संगीत तो बहुत अच्छा। और कश्मीर में उसकी शूटिंग भी की, लेकिन फिर भी हालात ऐसे रहे कि मुझे वो पिक्चर बनाने में इतना मज़ा नहीं आया। क्यों नहीं आया कि वो मेरे हाथ में, दरअसल मैंने आपसे कहा ना, फिल्म के लिए बहुत कुछ वो चाहिए, फाइनेंस चाहिए, फिल्म के लिए हालात अच्छे होने चाहिए। दरअसल एक डायरेक्टर के हाथ में ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने जैसे आपसे कहा ना, फिल्म की अभी पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ मुझे लगता है पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। इसका बिजनेस, ये सब कुछ देखते हुए मुझे इतना मज़ा तो नहीं आया फिल्म बनाने का, लेकिन फिर भी उसकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने उसको संभाले रखा कहानी ने। पर फिल्म पसंद भी की लोगों ने, बहुत गाने कितने, उसके गीत बहुत अच्छे थे। उसमें एक गीत था जिसे मैंने कश्मीर की वादियों में पिक्चराइज किया था, काली घटा छाई प्रेम रुताई, तो आनंद बख्शी जी ने लिखा था और लता जी ने गाया था उसको। और मुझे याद है लता जी ने जब गीत गाया तो मुझे बोला कि ये गीत बहुत अच्छा लगा है मुझको, ये हिट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता। दोनों ही आवाज़ें था, मेल फीमेल दोनों वर्जन थे इसके। उसमें रफ़ी साहब थे उसमें, और दोनों ही बहुत अच्छे थे और बहुत पसंद किए गए। ये गीत बहुत अच्छा गीत था। तो हम सुन ही लेते हैं, गीत की बात चली है। अच्छा है, पुरानी याद आई जी।
हो के मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। चलते चलते हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे, इस प्रोग्राम की प्रस्तुति है कल्पना शेट्टी की। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर